हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? अच्छे से पढ़ रहे होंगे, एग्जाम्स की तैयारी में लग गए होंगे। हम बात कर रहे थे हमारे बोर्ड एग्जाम्स की। लास्ट क्लास में आपने देखा होगा, मैंने आपके साथ ब्लूप्रिंट शेयर किया है साइंस और मैथ्स दोनों सब्जेक्ट्स का। अगर आप आरबीएसई बोर्ड यानी कि राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के स्टूडेंट हैं तो ईयर 2025 का जो ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट यानी कि नील पत्र जिसे कहा जाता है, वो आपको अवेलेबल बोर्ड की तरफ से करवा दिया गया है। इसका मतलब ये है कि आपको ये अंदाजा हो जाएगा इसको देखने के बाद कि आपके एग्जाम में हर चैप्टर में से किस तरह के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, किस चैप्टर में से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि बहुविकल्पात्मक प्रश्न तैयार करने हैं और किस में से आपको ऐसे टाइप या लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार करने हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम अब क्या करेंगे, बोर्ड एग्जाम्स क्योंकि हमारे नजदीक हाफ ईयरलीज आपके होने वाले हैं, तो हम एक एक चैप्टर को डेली रिवाइज कर लेंगे इस हिसाब से कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी साथ ही साथ हमारे हाफ ईयरली एग्जाम्स की तैयारी भी अच्छे से तैयार हो जाए। क्लियर है? तो जैसा कि आपको पता है कि हाफ ईयरली एग्जाम में भी इस बार ऑल ओवर राजस्थान एक ही तरह का पेपर आने वाला है, एक ही पेपर आने वाला है। तो हम तैयारी करते हैं हमारी स्टार्ट और रिवर्स चल रहे हैं। हम लास्ट चैप्टर से फर्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। आज हम करने वाले हैं रिवाइज किसको, हमारे चैप्टर नंबर 13 है शायद ये, अवर एनवायरमेंट, इसको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस चैप्टर के ब्लूप्रिंट की। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना है। तो अवर एनवायरमेंट हमारा आज का चैप्टर, हमारा वातावरण। ठीक है, अब इस चैप्टर के आगे जब हम बात करें तो इसके ब्लूप्रिंट की बात करते हैं। ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें से एक तो आपसे पूछा जाने वाला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्पात्मक। बहुविकल्पात्मक का मतलब ये है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, उनमें से एक को आपको टिक करना है। एक आपसे फिलअप यानी कि रिक्त स्थान वाला प्रश्न पूछा जाएगा और एक आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का, ये भी 1 मार्क्स का और ये होगा 3 मार्क्स का। टोटल 5 मार्क्स का आपका चैप्टर हो जाएगा और इसमें से आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 5 नंबर हो गए इस पार्ट के पूरे और 3 प्रश्न इसमें से आपके आने वाले। हिंदी इंग्लिश दोनों में हम बात करेंगे ताकि जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी अच्छे से पढ़ पाए। ठीक है, आंसर्स को आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। ये आप जरूर नोट कर लेना, यहां से नोट नहीं करो, अगर सारे चैप्टर वाइज नोट करो तो लास्ट क्लास जो मैंने कल आपके लिए अवेलेबल करवाई है उसमें से देख लेना, नहीं तो मैं उसका लिंक आपको इस क्लास में दे दूंगी, चेक कर लेना। चले आगे और इस चैप्टर की रिवीजन की बात करते हैं। वैसे तो इजी सा चैप्टर है ये, इतना ज्यादा पेचीदा काम इसमें है नहीं। देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो आपको शॉर्ट्स में अवेलेबल हो जाएंगे। अभी हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। ऑप्शंस ना लेकर हम आंसर डायरेक्ट लिखेंगे ताकि हमारी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। हमें ऑप्शन 4 में से एक ना चूज करना हो, हमारी तैयारी ऐसे हो कि हमें मालूम हो कि उसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए बायोटिक कंपोनेंट्स है ना, जैविक घटक, इनको हिंदी में कहते हैं जैविक घटक। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो पढ़ने में अब आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। जैविक घटक, जैविक घटक या बायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब ये है कि हमारे वातावरण के ऐसे संगठन करने वाले पदार्थ या ऐसी चीजें जिनके अंदर जीवन यानी कि प्राण उपस्थित है। तो देखिए हमारी पृथ्वी पर या तो जितने भी एनिमल्स हैं उनमें जान है और या जितने भी प्लांट्स हैं उनके अंदर जीवन उपस्थित होता है क्योंकि सांस लेते हैं, है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव, वो भी तो जीवित हैं, कई तरह की क्रियाविधियां कंप्लीट कर रहे हैं। तो जितने भी सूक्ष्म जीव होंगे, पहली बात हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट कर लें आप जिस भी मीडियम से हैं। सूक्ष्म जीव हो गए, ये हो गए पेड़ पौधे और ये हो गए सभी जीव जंतु। क्लियर है, एनिमल्स यानी जंतु। तो ये बायोटिक कंपोनेंट्स हो गए, जैविक घटक, जिसमें आ गए हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स और एनिमल्स। अब हम बात करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स की। एबायोटिक कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स हैं जो मिलते तो हमको नेचर से ही हैं लेकिन उनके अंदर प्राण उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, मिल हमें नेचर से ही रहे यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनको प्राप्त करने के लिए हमें कोई खास खर्चा नहीं करना पड़ रहा है। एबायोटिक घटक इनको कहेंगे अजैविक घटक।
क्लियर है? अजैविक घटक बहुत सारे एग्जाम्पल है। देखो सनलाइट, धूप, इनकी तो हिंदी लिखने की जरूरत नहीं, आराम से आ जाएगा आपको। सनलाइट हो गया, रेन वर्षा, और बताओ सनलाइट हो गया, रेन हो गया, टेम्परेचर हो गया यानी जो सॉइल हो गया, रॉक्स हो गए, रॉक्स पत्थर, मिनरल्स हो गए, ये जो मिल रहे हैं हमको पृथ्वी से, जितने भी तरह के गोल्ड सिल्वर, तो ये सब हमने थोड़ी बनाए, ये सब हमें वातावरण से ही मिल रहे हैं। तो ये हो गए हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स। वाटर हो गया सबसे इंपॉर्टेंट, पानी, लाइट हो गई, सनलाइट हो गई, ये सब क्या हो जाएंगे हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स। कहाँ से मिल रहे हैं हमको? वातावरण से मिल रहे हैं, प्रकृति की वजह से मिल रहे हैं। ठीक है, इनकी आराम से आप इनको लिख सकते हो। इसके बाद है एग्जांपल्स ऑफ डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स इनको क्या कहा जाता है? अपघटक। क्या काम है इनका? इनका काम ये है कि वातावरण को सीधे सीधे शब्दों में कहें ना तो अपघटक क्या है? वातावरण की सफाई करते हैं। हम देखते हैं कोई जीव मरा हुआ पड़ा है और कुछ उसमें से बदबू भी आती है और भी कई काम होते हैं, और कुछ दिनों बाद जब हम देखते हैं ना तो वहां केवल उसकी हड्डियों का ढांचा बचता है। कहाँ गया वो प्राणी? तो उसको ये अपघटक खा पीकर और वातावरण की सफाई करने का काम लगातार करते रहते हैं। तो अब हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। तो मेन इनके जो एग्जाम्पल होंगे वो होंगे बैक्टीरिया और फंजाई। फंजाई इनको कवक कहा जाता है ना। बैक्टीरिया और कवक जो है वो इसके मेन एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज ड्यू टू। डिप्लीशन का मतलब है कि ओजोन जो परत है उसका क्षय। डिप्लीशन का मतलब क्षय, यानी उसकी मोटाई में जो कमी है वो किस कारण से हो रही है। अब कोई भी 4 ऑप्शन आ जाए, ठीक है, हमको क्या नोट करना है इसमें? हमें ये याद रखना है CFC गैस के कारण। अब ये CFC गैस है क्या, ये हमें मालूम होना चाहिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है ये जिम्मेदार है किसके लिए? ये जिम्मेदार है हमारी जो ओजोन परत है वातावरण में उसके क्षय के लिए। धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है ये पाई कहाँ जाती है? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है ये हमारे रेफ्रिजरेटर्स में, साथ ही साथ ये जो एयर कंडीशनर्स होते हैं मेनली इनके अंदर पाई जाती है। ये गैस जो होती है ये वातावरण में ऊपर जाकर और ओजोन का जो अणु होता है उसको तोड़ देती है, जिसकी वजह से ओजोन की धीरे धीरे कमी होती जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। सन से आने वाली जो हानिकारक यूवी रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, उनसे हमको बचाने का काम ये ओजोन लेयर ही करती है। बाद में जब डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे तब और इसके बारे में बात करेंगे। अभी हम केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करेंगे। फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फूड चेन इज, यानी कि हमारी जो खाद्य श्रृंखला होती है इसके अंदर जो एनर्जी यानी कि ऊर्जा का प्रवाह है ये कैसा होता है? तो देखिए खाना कहाँ बन रहा है? पेड़ों में, पौधों में। सन से एनर्जी मिल रही है पौधों को, पौधों से जा रही है कहाँ? शाकाहारी प्राणी यानी हर्बीवोर्स की तरफ, वहां से जा रही है कार्निवोर्स या मांसाहारियों की तरफ, और वहां से जा रही है ओमनिवोर्स यानी कि सर्वाहारियों की तरफ, और वहां से जा रही है कहाँ पर? अपघटकों या डिकम्पोजर्स की तरफ। यानी कि अब ऐसा तो नहीं हो रहा कि कार्निवोर्स से एनर्जी दोबारा किसको मिल रही है? प्रोड्यूसर्स को मिल रही है, नहीं हो रहा ना ऐसा। यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल यानी कि एक दिशीय, एक तरफ से जिधर गया बस वहीं पर चला जाएगा, वहां से लौटकर नहीं आएगा। यूनिडायरेक्शनल एनर्जी फ्लो होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ओजोन, अभी हमने ओजोन की बात की तो देखिए O3 ये ओजोन का फॉर्मूला होता है। ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स मिलकर और ओजोन का निर्माण करते हैं। ठीक है, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रेजेंट इन, आपने पढ़ा होगा 10% लो। 10% लो का मतलब ये होता है कि हर ट्रॉफिक लेवल पे, यानी जैसे प्रोड्यूसर्स से जब हर्बीवोर्स में गया, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स में गया, तो हर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी जो है उसका 10% रूल फॉलो करती है, यानी कि केवल 10% अमाउंट ही एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाता है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ होगी? देखो सबसे ज्यादा एनर्जी होगी जहां से सन से डायरेक्ट खाना बन रहा है। तो सन से डायरेक्ट खाना कौन बना रहे हैं? हमारे प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट्स। तो यहाँ प्लांट्स नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे
कि हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रेजेंट इन अ प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स यानी कि इनको क्या कहा जाएगा? उत्पादक। उत्पादक यानी कि भोजन को उत्पन्न करने वाले। आगे चलते हैं, एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, है ना। इकोसिस्टम की जब हम बात करते हैं तो प्राकृतिक इकोसिस्टम में देखिए फॉरेस्ट, पॉन्ड और लेक, जंगल है, तालाब है, ये सब किसके एग्जांपल हैं? नेचुरल इकोसिस्टम के। अब है आर्टिफिशियल, यानी कि आर्टिफिशियल को क्या कहेंगे? प्राकृतिक। अप्राकृतिक पारितंत्र की बात करते हैं तो इसमें आप लिख सकते हो फील्ड्स। फील्ड्स आर्टिफिशियल कैसे हैं कि कुछ समय के लिए बनती है और जैसे ही फसल काटी वो इकोसिस्टम खत्म हो जाता है। एक्वेरियम, एक्वेरियम जानते हो? मछलियों वाला एक्वेरियम जो होता है, जब तक मछलियां जिंदा है तब तक वो एक्वेरियम काम करता है, वरना नहीं करता है। और साथ ही साथ गार्डन, बगीचा, गार्डन में जब तक पेड़ पौधे हैं तब तक वो इकोसिस्टम है, वरना नहीं है। इसके बाद एग्जांपल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होगा? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मतलब ये है वो कचरा जो कि इन डीकम्पोजर्स के द्वारा अपघटित किया जा सकता है या डीकम्पोज किया जा सकता है। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का एग्जांपल हो गया जैसे काऊ डंग, गोबर। और नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात कर ले साथ ही, नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि जो कचरा डिग्रेड नहीं हो पाता है तो उसमें आ जाएगा प्लास्टिक, डीडीटी, ये सारे एग्जांपल्स किसके हो जाएंगे? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के। ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब चलते हैं आगे फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। आप इनको नोट करो और उसके बाद आगे बात करते हैं किसके बारे में? फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में। अच्छे से इनको नोट कर लो, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ पूरा चैप्टर आपने साथ में मेरे रिवाइज कर लिया। ठीक है, तो ये चेक करके आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि इन 10 में से आपको कितने क्वेश्चंस आते थे। जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिलअप्स को कंप्लीट करते हैं ताकि चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए पहला फिलअप देखिए कि ईच स्टेप और लेवल ऑफ फूड चेन फॉर्म्स अ। ईच स्टेप यानी कि हर पद या स्तर जो है किसी भी खाद्य श्रृंखला का, वो क्या बना रहा है? एक ट्रॉफिक लेवल को बना रहा है। ठीक है ना। ट्रॉफिक लेवल की अभी हम यहाँ भी बात करेंगे। चलिए, तो ये हो गया हमारा ट्रॉफिक लेवल। आगे बात करते हैं कि ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम। ओजोन परत हमें बचाती है किनसे? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस से बचाती है, यानी कि पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है। हिंदी में अगर आप नोट करें तो इसको आप लिखेंगे पराबैंगनी विकिरण। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो ओजोन लेयर हमें पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है। UNEP स्टैंड्स फॉर, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है UNEP का फुल फॉर्म। ये एक संस्था है जो कि वातावरण को बचाने के लिए प्रयासरत है। तो UNEP का फुल फॉर्म आप लिखेंगे यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। यू से यूनाइटेड हो गया, एन से नेशंस हो गया, ई से एनवायरमेंट और पी से हो गया प्रोग्राम। अमरबेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अमरबेल आपने देख रखी होगी, कुछ बड़े जो पेड़ होते हैं ना उनके ऊपर ऐसे जाल की तरह बिछी हुई रहती है, पीली पीली सी नुकीले से कांटे से होते हैं उनके अंदर। और ये जो अमरबेल होती है इसके अंदर क्लोरोफिल तो पाया नहीं जाता, तो ये अपना खाना प्राप्त करने के लिए क्या करती है? दूसरे पेड़ के और वहां तक अंदर छेद कर लेती है, जहां पर क्या होगा? जाइलम या फ्लोएम? बताओ, फ्लोएम होगा, क्योंकि फ्लोएम से खाना आ रहा है। तो फ्लोएम वाले पार्ट तक अंदर जाके और ये उस खाने को, बने हुए खाने को सक कर लेती है और वो पौधा जो है वो तो धीरे धीरे खराब होता जाता है और ये अच्छे से पनप जाती है। इसको कहते हैं अमरबेल। ये एक पैरासाइट यानी कि किसी जीव के परपोषी का उदाहरण है। परपोषी का मतलब समझते हैं ना, किसी दूसरे के ऊपर रहकर पोषण प्राप्त करना। अब एग्जांपल ऑफ फूड चेन इन अ ग्रासलैंड। घास पारितंत्र के अंदर किसी खाद्य श्रृंखला का आपको एग्जांपल देना है। कोई भी एग्जांपल जो आपको याद हो वो लिख दूं। मुझे ये याद था, मैंने ये लिख दिया। ये मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको ट्रॉफिक लेवल यानी कि ऊर्जा स्तर समझा सकूं। देखो, ग्रास यानी कि घास है, मॉथ कोई कीड़ा मान सकते हैं हम, फ्रॉग, स्नेक और ईगल। ट्रॉफिक लेवल क्या है? देखिए, ट्रॉफिक लेवल स्टार्ट होता है उत्पादकों से। उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और शीर्ष उपभोक्ता भी जिसको हम कह सकते हैं, है ना।
तो ग्रास ये हमारी होगी प्राथमिक उत्पादक, ये तो उत्पादक होगा, पौधा हमेशा उत्पादक होगा, ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और शीर्ष उपभोक्ता हो गए। तो ये हर जो है एक ट्रॉफिक लेवल बना रहा है, और ट्रॉफिक लेवल आपने देखे होंगे ये हम एनर्जी पिरामिड्स बनाते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा पार्ट किसका होता है? उत्पादकों का, यानी कि किसका? प्रोड्यूसर्स का। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सन से डायरेक्ट एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी इनके पास ही आती है। ये 10% रूल फॉलो किया जाता है एनर्जी फ्लो के लिए, यानी कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में केवल 10% एनर्जी ही जाती है। अगर इसको 1000 जूल एनर्जी मिल गई है तो इसको 100 ही मिलेंगी। आ रही बात समझ में? तो हम आगे बात करते हैं। ये हो गए हमारे ट्रॉफिक लेवल, प्राइमरी यानी कि प्राथमिक, पोषण स्तर, द्वितीयक, तृतीयक और शीर्ष। इस तरीके से हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्रॉफिक लेवल्स की। आगे देखिए कि ओनली डैश परसेंटेज ऑफ एनर्जी इन अ ट्रॉफिक लेवल इज ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, यानी कि एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर तक कितनी प्रतिशत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? तो केवल 10% एनर्जी, अभी हमने बात कर ली, केवल 10% एनर्जी ही एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ट्रांसफर होती है। इसके बाद है CFC स्टैंड्स फॉर, यानी CFC का पूरा नाम, तो CFC का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। तो अच्छे से समझ में आ गए होंगे आपको। चैप्टर भी देखो साथ के साथ हमारा रिवाइज होता जा रहा है। जल्दी से इसको नोट कर लो और फिर हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को नोट कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं इस चैप्टर में से आने वाले लॉन्ग क्वेश्चंस की। देखिए जो लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने आपको नोट कराए, मुख्य रूप से इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन यानी कि खाद्य श्रृंखला, और फूड वेब यानी कि खाद्य जाल। इस चैप्टर का सबसे इजी पार्ट खाद्य श्रृंखला आप बना सकते हैं कि प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक से उपभोक्ताओं तक भोजन जा रहा है। तो हम बात करें जैसे घास है, घास को कोई कीड़ा खा रहा है, कीड़े को मेंढक खा रहा है, मेंढक को सांप खा रहा है, ये खाद्य श्रृंखला बन गई। लेकिन अब ऐसा नहीं होता कि किसी, मान लीजिए हम इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, किसी घास के मैदान की बात कर रहे हैं या किसी खेत की ही बात कर रहे हैं, तो क्या उस खेत के अंदर वो एक ही पौधा, वो एक ही मच्छर, एक ही मेंढक और एक ही सांप होगा? नहीं होगा ना, उसके अलावा भी कई सारे प्राणी रह रहे होंगे। तो अब होता क्या है कि उस मेंढक को सांप ना खा के कोई और जानवर भी तो खा सकता है, उस कीड़े को मेंढक ना खा के कोई चिड़िया भी तो खा सकती है, उस चिड़िया को कोई कुत्ता खा सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, या उसको कोई बिल्ली खा ले और बिल्ली को फिर कोई कुत्ता खा ले, ऐसा भी हो सकता है। तो होता यह है कि किसी भी दिए गए इकोसिस्टम के अंदर कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी हुई होती हैं, और वो मिलकर क्या बनाती हैं? खाद्य जाल बनाती हैं। जितना मजबूत खाद्य जाल होगा वो इकोसिस्टम उतना ही स्ट्रांग होगा, उतने ही ज्यादा लंबे समय तक टिक पाएगा। क्योंकि जितने ज्यादा प्राणी होंगे उतने ही ज्यादा उनके लिए, भाई प्राणी ज्यादा है इसका मतलब क्या है? उनके लिए भोजन उपलब्ध है वहां पर उसी चीज के लिए, है ना? सही बात। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों को डिफाइन करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल आप खाद्य श्रृंखला का दोगे और एक एग्जाम्पल आपको खाद्य जाल यानी कि फूड वेब का देना होगा इस क्वेश्चन में। ये हो गया आपका लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। 3 मार्क्स का है तो एटलीस्ट 1 to 1.5 पेज यानी कि 1 से 1.5 पेज का आंसर आपको इसका लिखना ही लिखना है ना। 1 पेज का तो मान ही लो, इतना बड़ा तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये बनाओगे ना तो इसमें भी 5-7 लाइन्स तो आपके काम आ जाएंगी। चलो, इसके बाद है फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि ऊर्जा के प्रवाह को वातावरण के विभिन्न घटकों के मध्य समझाइए। इसी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है। यहाँ आप बात करोगे किसकी? प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता। तो आप इनको डिफाइन करोगे, है ना। प्रोड्यूसर्स क्या हैं? जो खाना बना रहे हैं। प्रोड्यूसर से प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी है, तो आप शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी समझाओगे। उनके साथ ही साथ आप बताओगे कि जो शाकाहारी है वो प्राथमिक उपभोक्ता है क्योंकि वो भोजन पौधों से प्राप्त कर रहे हैं, पौधे जो हैं ये उत्पादक होते हैं, इस तरह। और फिर एक फूड चेन बना दोगे और आप इसमें क्या समझा दोगे? एनर्जी का फ्लो समझा दोगे। क्लियर है। फिर बायोडिग्रेडेबल बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, इसको आप लिखोगे जैविक आवर्धन। इसके बारे में आपने पढ़ रखा है। जैसे DDT वगैरह जो होते हैं ना, ये जो खेतों में पेस्टिसाइड्स वगैरह काम में आते हैं, होता क्या है कि अगर ये किसी कारणवश किसी भी सजीव के शरीर में पहुंच जाते हैं
यानी कि किसी भी लिविंग बीइंग की बॉडी के अंदर ये एंटर कर जाते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर डिग्रेड नहीं होते हैं, यानी कि ये छोटे टुकड़ों में टूटते नहीं है, ये क्या होते हैं एज सच हमारी बॉडी में रह जाते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि उसी जगह से लाई हुई सब्जी या फल या वही खाना आप बार बार खा रहे हो तो ये धीरे 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 आपकी बॉडी के अंदर इनकी मात्रा धीरे धीरे क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कई जो पक्षी हैं वो इसी कारण से मर जाते हैं। होता क्या है कि मान लीजिए खेतों में पेस्टिसाइड्स वगैरह दिए हुए हैं, दवाइयां डाली हुई हैं, वो उनको खा लेते हैं। ठीक है, एक बार खाया, दोबारा खाया, 3 बार खाया, 4 बार खाया और धीरे 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 ये टॉक्सिक मटेरियल्स जो हैं जो कि क्या हो रहे हैं, डिग्रेड नहीं हो रहे हैं, यानी कि अपघटन जिनका नहीं हो रहा है, ये धीरे धीरे उनके स्टमक में, इंटेस्टाइन में इकट्ठे होते रहते हैं और एक दिन जाकर उनकी मौत का कारण बन जाते हैं। इसे कहते हैं जैविक आवर्धन। आवर्धन का मतलब हिंदी में बढ़ना या बड़ा होना। तो यहाँ क्या इकट्ठा हो रहा है, वहां पर ये दवाइयाँ और ऐसी चीजें इकट्ठी हो रही है जाकर जो कि वातावरण में डिकम्पोज नहीं हो सकती है। क्लियर। ओजोन लेयर डिप्लीशन को आप समझा देंगे कि ओजोन लेयर जो है ये हमारे वातावरण में पाई जाती है। O3 ओजोन का फॉर्मूला आप समझाएंगे, साथ ही साथ आप लिखेंगे कि ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी रक्षा कर रही है। फिर होता क्या है कि ओजोन लेयर जो होती है, O3 जो मॉलिक्यूल है ये क्या होता है कि O2 प्लस O नवजात ऑक्सीजन इसमें कन्वर्ट हो जाता है और धीरे धीरे क्या होता है ऑक्सीजन और ये जो 2 ऐसे O मिलकर और क्या बना लेते हैं, एक O2 दोबारा बना लेते हैं, यानी कि दो ओजोन से 3 ऑक्सीजन के अणुओं का निर्माण हो जाता है। ऐसे ही हो रहा है ना। देखो O3 के 2 है और सेम है ना, फर्स्ट चैप्टर याद कर लो केमिकल इक्वेशंस वाला, बैलेंस्ड है इक्वेशन। ठीक है ना। तो देखो चैप्टर के साथ चैप्टर जुड़ा हुआ है ना, वो क्लियर है तो ये अभी आपको हाथों हाथ क्लियर हो गया होगा, और अगर वो क्लियर नहीं है तो यहाँ समझ में आने में दिक्कत आएगी। ठीक है ना। तो अब हो क्या रहा है कि ये जो ओजोन का मॉलिक्यूल है ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में धीरे धीरे टूटता जा रहा है, जिसकी वजह से ओजोन की मात्रा तो कम होती जा रही है और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती जा रही है, यानी कि ओजोन लेयर धीरे धीरे उसकी जो मोटाई है ना, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसको आप समझाओगे, रीजन इसका समझाओगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो ऐसी गैसेस जो कि रेफ्रिजरेटर्स पे और फ्रीजर्स में काम आ रही है, ये जब हमारे वातावरण में मुक्त होती है तो ये सीधी पहुंचती है कहाँ पर, ओजोन लेयर पर, और वहां जाकर ये ओजोन लेयर को डिग्रेड करने का यानी कि उसके अपक्षय का कारण बनती है। क्लियर है। इस तरह आप इस आंसर को लिखोगे। इसके बाद वाटर बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। देखो बायोडिग्रेडेबल यानी कि जैव अपघटनीय, जैव अपघटनीय, और ये अजैव अपघटनीय। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसी गंदगी या ऐसी वस्तुएं जो कि डीकम्पोजर्स क्या कर रहे हैं, छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो तो कहलाएंगे बायोडिग्रेडेबल। जैसे पौधों की पत्तियां हैं, है ना, मरे हुए जानवर हैं, खराब हुए पेड़ पौधे हैं, ये सब। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आएंगे हमारी प्लास्टिक की बॉटल्स आएंगी, एल्यूमिनियम के कैन्स आएंगे, डीडीटी आएगा, जिसको कि आप क्या कर सकते हैं, वातावरण के अंदर डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 एग्जांपल्स के थ्रू आप इस आंसर को समझा देंगे। मोस्टली यही क्वेश्चंस हैं ऐसे जो कि एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो कैसी लगी क्लास आप ये बताओगे, पहली बात। दूसरी बात, मैं जब आपके साथ तैयारी में मेहनत में लग रही हूँ तो आपको भी एक छोटा सा काम करना पड़ेगा कि क्लास को शेयर कर देंगे आप अपने फ्रेंड्स के साथ। अच्छी लगी क्लास तो बताना, साथ ही साथ ये भी बताना कि फिलअप्स और एमसीक्यूज जो हमने किए उनमें से आपको कितने आते थे, ताकि ये पता चले कि आपकी तैयारी किस लेवल तक पहुंच पाई है। ठीक है। तो क्लास को शेयर करने का और इस क्लास के थ्रू पढ़ने का काम आपका और तैयारी कराने की जिम्मेदारी मेरी। तो जुड़े रहिए मेरी क्लासेस के साथ। अगली क्लास मैथ्स की, मैथ्स का एक चैप्टर हम अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, और ये जो चैप्टर है इसके बाद अब हम 13 से अगली क्लास में चैप्टर नंबर 12 को रिवाइज करेंगे। तो जल्दी जल्दी, कम टाइम को वेस्ट किए हम अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं। जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।